सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे कैपिटल गेन के कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। लास्ट लेक्चर मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा था तो बंद हो गया था लास्ट लेक्चर। तो चलो आज कंटिन्यू कर देते अपन। तो अपन ये इलस्ट्रेशन 10 तक पहुँच गए थे जिसमें हम देखने वाले थे स्लम सेल। तो स्लम सेल का एक क्वेश्चन था। तो स्लम सेल एक बार अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो एक बार रिवाइज कर लो पूरा कैपिटल गेन, आपके एक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आराम से। तो चलो स्लम सेल वाला एक क्वेश्चन था। तो देखो, मिस्टर ए प्रोप्राइटरी है आकाश एंटरप्राइजेस के, जिसके 2 यूनिट्स है। एक यूनिट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया 1/4/23 को, कंसिडरेशन लिया है 25 लाख रुपए, और जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट 1/4/23 को वो है 30 लाख रुपए। अब यूनिट 1 वॉज स्टार्टेड इन 2005-6, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत पुराना है यहाँ पे। उसके बाद में जो एक्सपेंसेस आए हैं ट्रांसफर के वो है 28,000, और बैलेंस शीट देखे रखी है अपने को 31/3/2023 की, जिसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, अपना असेट देखे रखे हैं सारे, और लाइबिलिटीज है सारी। तो चलो उसके बाद में नीचे और इंफॉर्मेशन देके रखी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड, जो रिवैल्यूएशन यहाँ पे रिवैल्यूएशन का गया, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है यहाँ पे 3 लाख का, वो काय पे बनाया है उन्होंने, अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर, ये जो यूनिट 1 का बिल्डिंग है उसके ऊपर उन्होंने रिवैल्यूएशन किया है वो बिल्डिंग का। तो अपने को स्लम सेल में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नील करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नील करना पड़ता है, अपने को रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं होता है इनकम टैक्स में। उसके बाद में नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट कंसिडर इन द ट्रांसफर डीड, अदर असेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट एक्वायर। अच्छा, इधर अदर असेट जो है उसमें एक पेटेंट की अमाउंट देके रखी है जो 1/7/21 को एक्वायर कर लिया है 50,000 का, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, डेप्रिसिएशन कोई भी प्रकार का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। तो ये इंटेंजिबल असेट है, पेटेंट मतलब इंटेंजिबल असेट है, तो इसके ऊपर 25% अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अपने को इनकम टैक्स की फिगर लेनी है जब भी अपन WDV कैलकुलेट करेंगे, जब इसमें स्लम सेल में। तो स्लम सेल में अपने को WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना पड़ेगा, तो अपने को डेप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कितना है 25%, और 25% से अपने को 31 मार्च 2023 तक, यहाँ तक वो वैल्यू खींच के लाना पड़ेगा। उसके बाद चलो यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा स्लम सेल में, FMV1 और FMV2। तो FMV1 क्या है अपना, FMV1 मतलब होता है अपना जो भी वैल्यूएशन होता है, जो भी वैल्यू होता है अपने तो देखो ये देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। हाँ, तो FMV1 होता है अपना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, जो भी अपन निकालते पूरा वहाँ पे बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते, उसके बाद में जो ज्वेलरी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, उसके बाद उसका ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, और जो बाकी के फिगर है उसका अपन बुक वैल्यू लेते। तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया अपन ने। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या दे के रखा है उन्होंने 30 लाख रुपीज़। और सेकंड FMV2 मतलब क्या होता है, FMV2 मतलब होता है अपना जो भी कंसिडरेशन अपने को मिला है, जो भी कंसिडरेशन अपने को मिला है, तो अपने को 25 लाख मिला है इन कंसिडरेशन। देखो ये स्लम सेल कंसिडरेशन मिला है 25 लाख, और विच एवर इज हायर अपने को लेना पड़ेगा। विच एवर इज हायर मतलब अपने को 30 लाख, विच एवर इज हायर मतलब अपने को 30 लाख अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेने के बाद अपने को एक्सपेंसेस देके रखे यहाँ पे 28,000 के, तो यहाँ से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख ले लिया, उसमें से अपने को 28,000 एक्सपेंसेस माइनस कर देने के बाद अपना फिगर आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन से अपने को अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्लम सेल में अपने को नेटवर्थ निकालना पड़ता है, नेटवर्थ निकालना पड़ता है। तो नेटवर्थ निकालने के लिए अपने को जो भी वैल्यू है उसकी इनकम टैक्स की वैल्यू लेनी पड़ती है, WDV निकालनी पड़ती है। अब बिल्डिंग के केस में अपना रिवैल्यूएशन हुआ, तो अपने को बिल्डिंग के केस में जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसको इग्नोर कर देना पड़ेगा, और बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएंगी अपनी 9 लाख रुपीज़। बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएंगी 9 लाख रुपये। उसके बाद में मशीनरी कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, तो अपने को वही अमाउंट पे लेना पड़ेगा 3 लाख रुपये। 3 लाख ले लिया। उसके बाद में डेटर्स भी वही अमाउंट पे लेना पड़ेगा अपने को, कोई भी डिटेल नहीं दे के रखी तो डेटर्स। उसके बाद में अदर असेट,
अब अदर असेट में अपना एक तो पेटेंट है, पेटेंट को अपने को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा और 1,50,000 है वो टोटल है अपना, तो वहां से अपने को 1 लाख लेना पड़ेगा यहाँ पे, और 50,000 जो पेटेंट है अपना उसको अपने को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। अब वो पेटेंट कब एक्वायर करके रखा है हमने, 1/7/2021 को, तो 1/7/2021 से अपने को एक तो 31/3/2022 तक लेना पड़ेगा और उसके बाद में 31/3/2023 तक, क्योंकि आपने का यहाँ देखो 31/3/2023 को हमने बेच दिया है, तो यहाँ तक अपने को लेना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स में देखो, इनकम टैक्स में अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे कि 180 दिन से अगर ज्यादा पुट टू यूज हो गया असेट तो उसको अपने को फुल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है, तो 50। अब यहाँ देखो जुलाई में ली है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने हो गए आराम से, मतलब 180 डेज से ज्यादा वाला इशू यहाँ पे नहीं आएगा, 180 डेज वाला, तो अपने को 180 डेज से ज्यादा मतलब 25% अपने को डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस कर देना पड़ेगा और यहाँ पे अपनी वैल्यू आ जाएंगी 37,500, और 37,500 में से फिर से अपने को 25% डेप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा, ये आएगा 28,125, तो ये 28,125 ये हो गया अपना असेट साइड का टोटल। तो मार लेते एक बार असेट साइड की टोटल प्लस 28,125, ये आ गया अपना 14,28,125 बराबर आ गया ना। 9 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, 1 लाख 1,25,125। अब ये हो गया अपना असेट साइड के बाद अपने को लाइबिलिटी लेना पड़ेगा यूनिट 1 का, लाइबिलिटी अपने को बस यूनिट 1 का लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को नेटवर्क किसका निकालना पड़ेगा, यूनिट 1 का। यूनिट 1 ट्रांसफर हुआ तो नेटवर्क भी अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी यूनिट 1 का ही लेना पड़ेगा ना भाई। तो चलो नेटवर्क अब अपने को लाइबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, असेट माइनस लाइबिलिटी मतलब नेटवर्क होता है अपना। तो अब यहाँ पे बैंक लोन दे के रखा है जिसमें से 70% जो है अपना यूनिट 1 का है, तो 70% कितना हो गया, 2 लाख इंटू 70% हो गया अपना 1,40,000 आ जाएंगे 70 यूनिट 1 का। और ट्रेड क्रेडिटर्स जो है अपने वो 25% यूनिट 1 के, तो ट्रेड क्रेडिटर्स 25% आ जाएंगे यूनिट 1 के, वो आएंगे 37,500 और 1,40,000 अपने को यहाँ से आप माइनस कर देने पड़ेंगे, 1,40,000 37,500 14,28,125 माइनस 37,500, ये आ जाएगा अपना 12,50,625। अब ये हो गया अपना नेटवर्क। तो अब एक बार नेट कंसिडरेशन निकाल लेते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन 30 लाख माइनस 28,000 आएगा 29,72,000। उसमें से अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, स्लम सेल में अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, पर अपने को पीरियड चेक करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अपने को पीरियड चेक करना पड़ेगा। तो देखो अपने को 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा है, तो अपने को लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब जो यूनिट है अपना 36 लाख से। अब यार देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है, अपने को नेट वर्थ लेना पड़ेगा, ये 12,50,625 क्या आ गया अपना 29,72,000 माइनस 12,17,21,375, ये अपना आ जाएगा कैपिटल गेन, यानी अपना आ जाएगा स्लम सेल के ऊपर कैपिटल गेन। चलो एक बार देख लेते हैं स्लम सेल के ऊपर अपना कैपिटल गेन सही आया या नहीं आया। देखो अब यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को FMV1 FMV2, FMV1 में अपने को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट लेने पड़ते हैं और FMV2 में मॉनिटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड विच इज हायर लेना पड़ता है। तो अपने को 30 लाख जो मॉनिटरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट दिए, अब पर्टिकुलर असेट की वैल्यू नहीं देके रखी, पूरी वैल्यू देके रखी अपने को। तो अपन ने जो फॉर्मेट में पढ़ा था कि अपने को हर एक असेट के अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ती, वो यहाँ पे नहीं लेनी पड़ेगी। तो अपने को यहाँ पे पूरा उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया है असेट का, तो अपने को 25 लाख और 30 लाख अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, और 30 लाख विच एवर हायर अपन ने ले लिया। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 28,000 अपने को एक्सपेंसेस दिए। उसके बाद में नेटवर्थ निकाला है, नेटवर्थ अपना कितना आया है यहाँ पे 12,50,625। तो यहाँ पे देख लो, यार ये देखो बिल्डिंग के उसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नील कर दिया उन्होंने 9 लाख। उसके बाद में मशीनरी
डेटर्स पेटेंट अपने को डिप्रिसिएट करने के बाद 25%, इंटेंजिबल असेट के ऊपर 25% डिप्रिसिएशन, उसके बाद में अदर असेट में 1 लाख पेटेंट की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद में क्रेडिटर्स और बैंक लोन यहाँ पे माइनस कर दिया, अपना 12,50,625 अपना नेटवर्थ आ गया। और ये देखो उन्होंने पेटेंट की वर्किंग करके रखी और यहाँ पे उन्होंने नोट दे के रखा है कि अपने को रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नील करना पड़ेगा। स्लम सेल 36 मंथ से मोर होल्ड करके रखा है आपने वो यूनिट, तो अपना लॉन्ग टर्म आ जाएंगे। और स्लम सेल के ऊपर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम नहीं ले सकते इसको, इसलिए वहां पे नोट दे के रखा है। और ये आ गया अपना आंसर। समझ में आया क्या? बोलो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप स्लम सेल का क्वेश्चन क्या के बाद में ये एग्जांपल दे के रखेंगे। अब अपने को यहाँ पे जो 54 की सीरीज है अपन जो बेनिफिट लेते हैं अपन, उसके पूरे एग्जांपल है शायद, हाँ 54 की सीरीज वाले एग्जांपल है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये 54 सेक्शन नंबर 54 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। न्यू हाउस जो दिया है 12 लाख का लिया और अपने को विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा और 10 करोड़ तक अमाउंट, मतलब 10 करोड़ तक अपना ये होता है, लिमिट होता है यहाँ पे। अगर 54 का सेक्शन नंबर 54 के जो अपन बेनिफिट देखते, नंबर 54 के जो बेनिफिट देखते हैं एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं, मैं भी कभी भूल जाता तो। चलो अपने को लोअर ऑफ कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस और 10 करोड़ 54 सेक्शन नंबर 54 में देखो कैपिटल गेन 12 करोड़ और 10 करोड़, तो अपने को विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। 7 करोड़ का यहाँ पे बेनिफिट ले लेंगे अपन। उसके बाद में यहाँ पे भी अपने को 10 करोड़ तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और 10 करोड़ से नीचे रहा कोई भी तो अपन उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो LTCG 12 करोड़ का, यहाँ पे 14 करोड़ का न्यू हाउस लिया और रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 10 करोड़ तक, तो अपन 10 करोड़ लेंगे। उसके बाद में 11 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख है, विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा, 10 करोड़ तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अपना न्यू हाउस है 9 करोड़ का, तो 9 करोड़ अपन ले लेंगे। उसके बाद में LTCG 15 करोड़ का न्यू हाउस लिए, 13 करोड़ का अपन रेस्ट्रिक्ट करके रखे 10 करोड़, तो अपन 10 करोड़ का यहाँ पे बेनिफिट ले लेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए, अच्छे एग्जांपल इसलिए मैंने मार्क करके रखे। इफ LTCG 8 करोड़ का LTCG यहाँ पे और उसमें से 5 करोड़ उन्होंने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लिया उन्होंने, और उसके बाद में अब ये डेट दे के रखी कि अपने को लेना पड़ेगा हाउस, और उसके बाद में जो 3 करोड़ रुपए टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लगाया, पर ये जो है अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। तो अपन यहाँ पे अगर 8 लाख में से उन्होंने 5 का घर ले लिया और 3 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दी, तो अपन पूरा 8 लाख का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। पर अपने को ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसमें कब तक इन्वेस्ट करना है, अपना रिटर्न और ड्यू डेट तक, मतलब जब तक अपन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उसकी ड्यू डेट तक अपने को वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखे कि अगर 2 करोड़ ही इन्वेस्ट करते, 3 करोड़ की जगह ये 2 करोड़ होता, 3 करोड़ की जगह अगर ये 2 करोड़ होता तो अपन 7 लाख का ही बेनिफिट ले सकते थे। और अपने को 54 का जो है सेक्शन नंबर 54 में 7 करोड़ का अपन वहाँ पे बेनिफिट ले सकते थे। उसके बाद में यही एग्जांपल सेम एग्जांपल देके रखा है, फर्स्ट वैल्यू चेंज करके रखे। अब ये देखो, अब उन्होंने एक इलस्ट्रेशन 11 कोई सी परचेस कर दिया है, रेसिडेंशियल हाउस उन्होंने परचेस किया है जुलाई 20, 2021 को 10 लाख का, और मेड सम एडिशनल इन द हाउस इनकर, मतलब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया ये, और ये जो है 2 लाख का, ये 2 लाख का उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, सम एडिशन किया है उसमें, तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। अब ये देखो, ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 23, जुलाई में लिया, जुलाई 21 में लिया, 22, 23, और उसके बाद में अप्रैल में बेच दिया, मतलब सॉरी बराबर है, हाँ जुलाई 21 में लिया, 22, 23, तो 2 साल से पहले उन्होंने बेच दिया, 2 साल से उन्होंने पहले ही बेच दिया, मतलब 24 मंथ से उन्होंने पहले ही घर बेच दिया, 24 मंथ से पहले ही बेच दिया। तो अपना यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और उन्होंने क्या बोला है, ही स्पेंड 5 लाख टूवर्ड्स द परचेस ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी। तो कौन सा अपने को ये 54 सेक्शन नंबर 54 का यहाँ पे बेनिफिट में निकाला है, तो सेक्शन नंबर 54 में
उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया है कि आपने को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा, अगर अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा तभी अपन सेक्शन नंबर 54 का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया और उसके बाद में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया तो अपने को वो लॉन्ग टर्म गेन होना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना, उसके बदले में हमने घर लिया तभी अपने को सेक्शन नंबर 54 का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा होगा यहाँ पे, देखो हाउस होल्ड बिफोर 24 मंथ, हेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, नो बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन आ गया। उसके बाद में ये देखो सेल कंसिडरेशन पूरा 20 लाख आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने को लेस करना है और अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 54 का, सेक्शन नंबर 54 का अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसके बाद चलो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला है यहाँ पे इलस्ट्रेशन 12, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अपना 75 लाख का फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिए 1/5/2023 को, विल बी एग्जाम फ्रॉम द टैक्स इफ सच कैपिटल गेन इज इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि अगर बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट की 54 की सीरीज का जो सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 54 EC, सेक्शन नंबर 54 EC, तो अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट कब तक करना है, अपने को यहाँ पे 6 मंथ अपने को इन्वेस्ट करना है, 6 मंथ में अपने को इन्वेस्ट करना है। अपना कैपिटल गेन होने के बाद 6 मंथ में अपने को इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो क्या बोला है उन्होंने, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75 लाख का, अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग जो हुई और इन्वेस्ट इन द बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर इशूड, ओके, एग्जामिन विद रीजन वेदर द अबाउट स्टेटमेंट इज टू, ओके। अब यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 54 EC, सेक्शन नंबर 54 EC, तो यहाँ पे अपन ने इन्वेस्ट कर दिया होगा 6 मंथ में इन्वेस्ट कर दिया, ओके 6 मंथ में इन्वेस्ट कर दिया तो अपने को एग्जाम हो जाएगा वो इनकम। पर ये जो अमाउंट है तो 54 EC की अपने को 50 लाख का ही यहाँ पे एग्जाम्शन है। 54 EC में अपने को 50 लाख का ही लिमिट है, 50 लाख का ही लिमिट है। तो अपन मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50 लाख, 50 लाख के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अपने को मैक्सिमम एग्जाम कितना हो जाएगा 50 लाख का। तो देखो 54 EC यहाँ पे दिया है जिसमें हम NHA या RECL में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर होना, पर उसकी अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करके रखिए 50 लाख तक, रेस्ट्रिक्ट करके रखिए 50 लाख तक। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उन्होंने 75 लाख, ये गलत है, हम बस 50 लाख का ही बेनिफिट ले सकते हैं। अपने को पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा और यहाँ पे बोल देना पड़ेगा कि ये फॉल्स है, अपने को 50 लाख तक का ही अपने को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, 50 लाख तक का ही अपने को बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशंस, चलो ये एक क्वेश्चन है जिसमें 54F सीरीज वाला ये, जहाँ पे हमने पढ़ा था अगर नेट सेल कंसिडरेशन उसे कंपेयर करना पड़ेगा अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया न्यू हाउस में तो अपना वो कम अमाउंट का है या फिर कैपिटल गेन के अमाउंट का है, तो आप ओके यूज कर लेते 54F। देखो 54F, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस है जो अगर ज़्यादा होगा अपने नेट सेल कंसिडरेशन तो अपने को पूरा कैपिटल गेन एग्जाम हो जाएगा। पर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपना नेट सेल कंसिडरेशन से कम है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपना नेट सेल कंसिडरेशन से कम है, तो अपने को नेट सेल कंसिडरेशन के रेशो में करना पड़ेगा, नेट सेल कंसिडरेशन का रेशो लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो नेट सेल कंसिडरेशन अपॉन कैपिटल गेन आ जाएगा, सॉरी अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा इनटू कैपिटल गेन का ही अपने को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने को इतना ही अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही पूरा एग्जांपल है, नेट सेल कंसिडरेशन अपने को लेना पड़ेगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने ये नेट सेल कंसिडरेशन लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड है और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस दे के रखा है। तो देखो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा है, पर 54F में भी अपने को 10 करोड़ तक अपना रेस्ट्रिक्ट हो जाता था, तो 10 करोड़ तक रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो देखो अपना यहाँ पे 10 करोड़ डिवाइड बाय 15 करोड़ नेट सेल कंसिडरेशन आ गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना 7.5 करोड़, तो अपने को 5 करोड़ का यहाँ पे एग्जाम मिल जाएगा, 5 करोड़ का अपने को एग्जाम्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेट सेल कंसिडरेशन है 20 करोड़ का
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12 करोड़ का और न्यू हाउस है अपना 15 करोड़ का, पर अपना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10 करोड़ तक। तो यहाँ पे ऊपर अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ आ जाएगा, नीचे अपना पूरा नेट सेल कंसिडरेशन 20 आ जाएगा और न्यू हाउस का सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अपना 12 करोड़, तो अपने को एग्जाम्प्ट हो जाएगा 6 करोड़। फॉर्मूले में वैल्यू डालना है आपने को और उसके हिसाब से पूरा आंसर आ जाएगा आपका। सेम उसके एग्जाम्पल देके रखे, वहाँ पे जो फॉर्मूला लिया था हमने उसके एग्जाम्पल देके रखे, तो आप ये हिसाब से एग्जाम्पल कर सकते हो। बाद में इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल कोई है क्या? अच्छा ओके, ये देखते हैं आप, देखो टोटल यहाँ पे देखिए क्या करना है आपने को, कैलकुलेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। यहाँ पे आपने को इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, मतलब बेसिक का आपने को नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक प्लस कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ गया है आपने का। देखो अब टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 240, 3,10,000, 590, 480। तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट है, उनकी एज भी देके रखी है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है। अब अपने को स्कीम चेक करनी पड़ेगी पहले। अब जो नॉन रेसिडेंट है उनको तो बेसिक जो 2.5 लाख का स्कीम है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर उन्होंने न्यू स्कीम में ऑप्ट किया तो अपने का एक ही स्लैब रेट है, पर ओल्ड स्कीम में ऑप्ट किया तो अपने को एज वाइज अपने को वहाँ पे देखना पड़ेगा कि 81 का क्या है और बाद में 62 और 45 का जो एज वाइज जो अपने को देखना पड़ेगा अगर उन्होंने ओल्ड स्कीम में किया है, ओल्ड स्कीम में किया है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देके रखा है 85,000, 10,000, 60,000 और यहाँ पे नील। अब ये कहाँ से आया है? फ्रॉम द सेल ऑफ वैकेंट साइट। 10,000 कहाँ से है? सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीटी पेड ऑन द सेल ऑफ सेल एंड परचेस। मतलब यहाँ पे 112A का आपने को थोड़ा नॉलेज लगेगा। 112A के हिसाब से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड इक्विटी शेयर है और एसटीटी भी पेड करके रखा है। उसके बाद में 60,000 जो है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। अब एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया है, फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड इन रूरल एरिया, तो अपना ये कैपिटल असेट नहीं होता है। पर चलो अब देखो यहाँ पे बोला है उन्होंने कि उन्होंने अंडर डिफॉल्ट स्कीम में अपने को सॉल्व करना है। डिफॉल्ट स्कीम में अपने को पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है फर्स्टली, और बाद में क्या करेगा उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया, शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड पे अंडर ऑप्शनल रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब यहाँ पे अपने को फर्स्टली डिफॉल्ट 115 BAC के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में जो अपना नीचे वाला क्वेश्चन है वो अपने को ओल्ड स्लैब रेट से सॉल्व करना पड़ेगा। ओल्ड स्लैब रेट मतलब अपने को 2.5 लाख वाला देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे फर्स्टली अपने को डिफॉल्ट टैक्स स्कीम से पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्टली अपना कौन है? रेसिडेंट है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना 2,40,000 और सेल ऑफ वैकेंट साइट है अपना 85,000। सेल ऑफ वैकेंट साइट है अपना 85,000। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे रेसिडेंट आ गया, रेसिडेंट है तो अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को न्यू स्लैब रेट के हिसाब से अपने को 3 लाख का यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेना पड़ेगा। 3 लाख का अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद में असेट सोल यहाँ पे वैकेंट साइड। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना आ गया, अब यहाँ पे 112A कब लगता है? जब लिस्टेड शेयर्स रहा है वगैरह शेयर्स इक्विटी ट्रस्ट के बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट और म्यूचुअल फंड के, तो उस केस में अपना 112A लगता था। पर अदरवाइज अपना 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना कैलकुलेट कौन से सेक्शन में होगा? 112 में। तो 112 के रेट कौन से अपने 20% और 112A में अपने को 1 लाख तक एग्जाम था और 1 लाख से ऊपर अपना 10% टैक्स रेट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? असेट बेचा है, सेल ऑफ अबव असेट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आ जाएगा 20% से 112 में अपना टैक्सेबल रेट आ जाएगा। और अदर इनकम है अपना 240। तो देखो सबसे पहले अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये आ गया 240 प्लस 85,000, उसमें से अपने को 3 लाख, जो बचा है अपना 25,000 बचा है, जो बचा है अपना 25,000 बचा है। तो अब 25,000 आफ्टर एडजस्टिंग अनएडजस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अच्छा, तो उन्होंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने पहले एग्जॉस्ट कर लिया हमने, और उसके बाद में 1 मिनट
60,000 किसके आगे 240 प्लस ओके, यहाँ पे 240 अपना अदर इनकम है, 60,000 वहाँ से लेना पड़ेगा अपने को 85,000 में से 60, यहाँ पे आ जाएंगे 25 के ऊपर अपना 20% टैक्स रेट आ जाएगा। बराबर है, मैंने गलत पढ़ लिया है, वही सोचा क्या होगा। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 5,000 रुपये अपना टैक्स आ जाएगा, 5,000 रुपये टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में और अदर इनकम, इसके ऊपर HEC और लगा देना पड़ेगा, रिबेट मिल जाएगा अपने को, रिबेट मिल जाएगा अपना इनकम जो है वो अब न्यू स्लैब रेट में, तो न्यू स्लैब रेट में अपन तो 7 लाख के ऊपर जा सकते हैं रिबेट लेने के लिए। तो अपना यहाँ पे जो है 5 लाख का 5,000 का टैक्स आ जाएगा और उसके ऊपर अपने को रिबेट मिल जाएगा, 87A का रिबेट मिल जाएगा, 87A का अपने को यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रखा है उन्होंने, मिसेस बी एज है 62, नॉन रेसिडेंट है, तो स्लैब रेट ये कौन सा आ जाएगा, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 3 लाख का, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 3 लाख का आ जाएगा। यहाँ पे उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, तो यहाँ पे रिबेट का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी रिबेट का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि 112A में अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 और 1 लाख तक पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो बचा है 3,10,000, 3,10,000 रुपये अपने को, 3,10,000 और अदर इनकम 500, टैक्स ऑन अदर इनकम सॉरी, 3 लाख में से अपने को 3,10,000 में से अपना 3 लाख तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट में चला गया और 10,000 पे अपना 5% टैक्स रेट आ जाएगा और ये आ गया अपना 500 रुपये टैक्स। 500 रुपये टैक्स आने के बाद यहाँ पे अपने को HEC लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट HEC लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट को अपना रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता, रिबेट का बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता और उसके ऊपर अपने को HEC पेड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 520। उसके बाद में मिस्टर C 81 है, रेसिडेंट है, न्यू स्लैब रेट में अपना 3 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट आ जाएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है उन्होंने, एग्जाम नॉट अ कैपिटल असेट, जो अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल असेट के डिफिनेशन में पढ़ा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। बचे हुआ इनकम 590, अब ये रेसिडेंट है तो 590 के ऊपर अपने को टैक्स रेट निकालना पड़ेगा और इसके ऊपर अपने को पूरा का पूरा यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, रिबेट मिल गया और अपना टैक्स आ जाएगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि रेसिडेंट है अपने को रिबेट का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट है, 3 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट आ जाएगा, 82 ईयर्स का एज है, इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, जो है अदर इनकम है 480 में से अपने को 3 लाख उड़ा देने के, 3 लाख उड़ा देने के बाद 180 पे अपने को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, 9,000 रुपये यहाँ पे अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अपने को HEC लगाना पड़ेगा 4% और अपना आ जाएगा यहाँ पे अपना टैक्स पेएबल आ जाएगा अपना 9,360। उसके बाद हमने अगर ऑप्ट आउट कर लिया और न्यू ओल्ड स्कीम में चले गए, तो ओल्ड स्कीम में चल जाने के बाद हमने यहाँ पे बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रेसिडेंट है 2,50,000, नॉन रेसिडेंट है 2,50,000, क्यों नॉन रेसिडेंट को अपन 2,50,000 की स्लैब रेट में अपन उनको लेते हैं, उनके लिए कुछ अलग स्लैब रेट नहीं, मतलब नॉन रेसिडेंट कोई भी एज का रहा हो तो उनको 250 में ही हम डाल देंगे। उसके बाद में CA 81 का है तो इसका 5 लाख का स्लैब रेट हो जाएगा और ये 82 का है, नॉन रेसिडेंट है तो फिर से अपना 2.5 लाख का स्लैब इसको आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने वैकेंट, ये तो सब सेम है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे रेसिडेंट है 240 है और अपने को यहाँ पे 2.5 लाख का स्लैब लेना पड़ेगा, तो 240 और 10,000 ऊपर से आ गए, 10,000 ऊपर से आने का 75,000 पे 20% अपने को टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, मतलब 15,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अपने को यहाँ पे रिबेट में मिल जाएगा, क्योंकि अपना 112A वाला नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिबेट ले लिया हमने
12,500 का, क्योंकि टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का अपने को रिबेट मिलता है 87A में ओल्ड स्कीम में, तो यहाँ पे 12,500 का रिबेट मिल गया अपने को। जो बचा है उसके ऊपर 4% अपने को HST लगाना पड़ेगा, अपनी यहाँ पे आ जाएगा अपनी टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है अपना नॉन रेसिडेंट वाला। नॉन रेसिडेंट है लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लिस्टेड इक्विटी शेयर है, और अपना यहाँ पे 112A के अंदर 1 लाख तक पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 3,10,000 तक, 3,10,000 जो अदर इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। तो 310 में से अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट गया 250 के ऊपर 60 के ऊपर अपना 5% आ जाएगा 3,000 रुपये। 3,000 के ऊपर अपना कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, और अपना सेल्स आ जाएगा 120 रुपीज़ का, और टैक्स पेबल आ जाएगा 320 रुपीज़। बेसिक का नॉलेज होना है क्वेश्चन सॉल्व करने को, इजी क्वेश्चन है, बस अपने को सारे प्रोविजन यहाँ पे ठीक से सोच के अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में रेजिडेंट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख का आ जाएगा, उसकी इनकम है 590 प्लस 60,000, 590 प्लस ये 60,000। अब यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कट करने के बाद अपना यहाँ पे आ जाएगा अदर इनकम, ओके 590 इंटू 5 लाख इंटू अपना डायरेक्ट यहाँ पे 20% आ जाएगा इंटू 20% जो स्लैब रेट है 82 एज का है, मतलब अबाव 80 सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है, तो अपन 5 लाख तक एग्जाम, और 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक अपने को सीधा 20% लगाना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर अपना 30% लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 18,000 आने के बाद यहाँ पे इनका इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे रिबेट का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर अपने को 4% अपना HEC आ जाएगा और अपना टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट है 2.5 लाख तक अपना ये अपना उनका अदर इनकम देखे रखा है 480 माइनस अब 230 आ गया, तो इनका 230 आ गया, 230 पे टैक्स रेट पे करना पड़ेगा 5%, 11,500। यहाँ पे अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर से, और HEC अपने को लगाना पड़ेगा 4%, तो अपना आ जाएगा 11,960 रुपये अपना टैक्स पेएबल आ जाएगा। 11,960 रुपये अपना टैक्स पेएबल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक और कैपिटल गेन दोनों मिला के एक क्वेश्चन बने हुआ था। प्लीज़ एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, एक बार रफ में पूरा खुद से लिख के, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। आपको बस बेसिक का नॉलेज भी होना, कैपिटल गेन का भी नॉलेज होना कि कौन से कैपिटल असेट होते हैं, रेट क्या लगते हैं, जो अपन लास्ट लेक्चर में देखे थे रेट क्या क्या लगते हैं, 112 है 111, और नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो नॉर्मली अपन ट्रीट करते हैं, नॉर्मल इनकम के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। के बाद में हम आई थिंक शायद टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, तो टेस्ट योर नॉलेज के आप एक बार पूरे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से। अगर कोई भी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन में आपको डाउट आया तो कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो अपना ग्रुप बना है, जिस ज़्यादा मेंबर नहीं आती तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो डाउट। मैं जितनी जल्दी हो सके मेरे से पॉसिबल उतनी जल्दी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर आपको लगा ही कि आपका ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है और आपको ये वीडियो होना, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिलेटेड मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप ये टेस्ट योर नॉलेज के एक बार सारे क्वेश्चन कर सकते हो और आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करने वाले अपना PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्लीज़ लेक्चर अटेंड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई दोस्त अगर देख रहा होगा जनवरी के लिए अटेम्प्ट के लिए, फिर दिसंबर CMA के दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए, तो उसको भी बुला लो, क्योंकि PGBP का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। हर एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ अपन जाने वाले फिर से कैपिटल गेन की तरह। तो प्लीज़ आ जाना नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच गाइस।